पाकिस्तान की अदलिया से कोई खुश नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया जब से है मुतनाज़िया रही है, किस वक्त में नहीं रहा है, कितने मुनीर बीच में गुजर गए। इफ्तार चौधरी साहब को भी हमने सरों पे उठा करके लेके आ गए, लेकिन लोगों की तवक्कुआतों पे नहीं गुजरा। चीफ जस्टिस आए, पर अदलिया कभी आजाद नहीं हो सकी। अगर हम यहाँ पार्लियामान में आपके साथ बैठे लेकिन हमारा प्रोटेक्शन नहीं है, तो फिर हम आप आवाम की क्या बात करेंगे। हम अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा। और हमने मौलाना साहब को बड़ा क्लियर लिखा कि नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी है, हम एग्री नहीं करते। न सिर्फ ये कि तरीक़ेकार पे हम इसके साथ एग्री नहीं करते, ये एक इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक है, इसके साथ तो अदलिया हमेशा के लिए महकूम बन जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाने जा रहे, ये तो मलक कयूम कोर्ट बन जाएंगे। वी कैन नॉट वोट एंड वी विल अपोज इट। 22 सीटों में से 3 सीटें पीपल्स पार्टी वाकई जीत चुकी थी, बाकी सीटें सारी हमारी थी। हमारी कराची के सीटों में से 19 में से 4 सीटें दी गई पीपल्स पार्टी को, 15 सीटें दी गई एमक्यूएम को। हैदराबाद की हमारी 2 सीटें थीं, 2 सीटें हम जीत चुके थे, वो दी गई एमक्यूएम को। वहां पर एक सूबाई असम्बली की हम 30 हजार के वो लीड से जीत रहे हैं, तो कौमी असम्बली कैसे हारेंगे। उसमें भी किसी ने नहीं कहा, 26वीं तरमीम को किसी ने नहीं रोका। अब एक बात की वजाहत करता हूं, 26वीं तरमीम पाकिस्तान में मार्शल लॉ दौर के LFO और PCO के बाद सबसे ज्यादा मुतनाज़िया कानून साजी है। ये हर सूरत वापस होने चाहिए। पाकिस्तान की अदलिया से कोई खुश नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया जब से है मुतनाज़िया रही है, किस वक्त में नहीं रहा है, कितने मुनीर बीच में गुजर गए। इफ्तार चौधरी साहब को भी हमने सरों पे उठा करके लेके आ गए, लेकिन लोगों की तवक्कुआतों पे नहीं गुजरा। चीफ जस्टिस आए, पर अदलिया कभी आजाद नहीं हो सकी। इसलिए यह सबसे बड़ी रुकावट है और इसमें इस्लाहात की जरूरत है, लेकिन इसकी इब्तिदा होगी और इसकी इब्तिदा अच्छी होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी की हार न हो, इसमें सिस्टम की हार न हो, इसमें सिस्टम भी बच जाए, ये अदलिया भी हो और अदलिया आज़ाद हो। ये लाजिम है, ये फ़र्ज़ है, इस पे हमने कंसेंसस पैदा करना है। जब 26वीं तरमीम हुई, मुर्तज़ा साहब ने उसका जिक्र किया, कामरान मुर्तज़ा साहब ने। एक बात आपको वाज़ेह करूं, हमारा मौलाना साहब के साथ 26वीं तरमीम के किसी शक पे इत्तेफाक नहीं हुआ था। ये मैंने असम्बली के फ्लोर पे जिस वक्त बिल पास हो रहा था तो हमने वहां कहा था। हम मौलाना साहब के रोल के बहुत ज्यादा मोतरफ है और उनके एहसानमंद है। उन्होंने हमारा साथ दिया और थ्रू आउट हमें एंगेज रखा, क्योंकि जिस वक्त कमेटी बनी, ये 12 सितंबर की बात है, 8 सितंबर के पार्लियामेंटेरियन को उठाने के बाद कमेटी बनी। इस कमेटी का प्रपोजल भी पहले उमर अयूब साहब ने दिया था और हमने ये कहा था, जब कमेटी में बैठे तो महमूद खान अचकज़ई साहब भी थे, हामिद रजा साहब भी थे। हामिद रजा साहब ने प्रपोज किया और अचकज़ई साहब ने सेकंड किया कि खुर्शीद शाह साहब चेयरमैन हो। मैंने असम्बली बाहर आकर के इनसे बड़ी लड़ाई की। मैंने कहा उनको हमने क्यों दी ये कमेटी। मैंने कहा मैंने तो नहीं चेयरमैन बनना था कमेटी का, चेयरमैन तो आपने बनना था। हम ये अपोजिशन के लिए ये कमेटी मांग रहे थे। ये कमेटी की तजवीज़ तो उमर अयूब साहब ने दी है, हम सिर्फ इनको कह रहे थे हुकूमत को। उसमें स्पीकर साहब के रोल के भी हम एतराफ़ करते, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। जब कमेटी बनी तो हमने कहा हमें प्रोटेक्शन दो, हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन दो, हमारी बीवियों को प्रोटेक्शन दो। अगर हम यहाँ पार्लियामान में आपके साथ बैठे लेकिन हमारा प्रोटेक्शन नहीं है, तो फिर हम आवाम की क्या बात करेंगे। हम अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा। इसलिए ये कमेटी ऑल ऑफ अ सडन कन्वर्ट हो गई कि ये कमेटी डिस्कस करेगी 26वीं तरमीम। आखिरी दिन हमें बताया गया कि हमारे पास कोई ड्राफ्ट नहीं है। ये 26वीं, और ये थी 15 सितंबर की बात। हमें सरसरी बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने जा रहे, तरमीम करना चाह रहे। जजेस की एज का उन्होंने नहीं बताया, पर उन्होंने कहा कि 2-3 चीज़ें और बताई कि इसमें तरमीम करना चाह रहे। उसके बाद मौलाना साहब ने रात को हमारा साथ दिया कि पहले इससे कि हम इसको डिस्कस करें, आप हमें ड्राफ्ट तो दिखाएं। इसलिए वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टाइम जब हम मौलाना साहब के साथ बैठे अक्टूबर में, 12 अक्टूबर से हमारा शुरू हुआ और 20 अक्टूबर तक रहा। आखिरी मुलाकात जब हमारी मौलाना साहब के साथ हुई तो रात के वक्त मुझे फ़ोन आया। एक जर्नलिस्ट ने मुझे फ़ोन किया कि आपके 2 MNA यहाँ बैठे हुए हैं और मौलाना साहब की भी, 2 सेनेटर आपके बैठे हुए हैं और मौलाना साहब की भी 2 सेनेटर बैठे हैं। कल तरमीम होने जा रही है और सेनेट में पहली मरतबा पेश होगा। आई टुक हिज वर्ड्स फॉर व्हाट ही सेड एंड आई सेड दैट इज ट्रू। मैं जब मौलाना साहब से मिला, मौलाना साहब से मैंने पूछा मीटिंग में कि मौलाना साहब पहले नहीं मान रहे थे, और मैंने कहा आपके अपने सेनेटर्स कहाँ हैं। उन्होंने कामरान मुर्तज़ा से पूछा, पता चला कि उनका भी किसी लोगों पे हाथ नहीं था।
लिहाजा हमें शक महसूस हुआ, उसको फर्स्ट टाइम ये एहसास हुआ कि हालात उसके हाथ से भी निकल जाएंगे। तो जब हमारी दूसरी मुलाकात हुई, मौलाना साहब ने हमें ये रिक्वेस्ट की कि आप यूं कर ले, मैंने तो वोट करना है, कुछ मजबूरियां उन्होंने बताई, पर हमसे ये रिक्वेस्ट की कि जब वोट करने आप जाएं और हमारे साथ प्रेस टॉक करने जाएं, उसमें मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ पार्टी के बाकी रहनुमा भी थे, असद केसर साहब भी थे, सलमान राजा साहब भी थे और अलामा साहब भी थे, शायद एक दो और हमारे पार्टी लीडर्स मौजूद थे, अली जफर साहब भी थे। मौलाना साहब ने हमें यह कहा कि आप ये कह दे कि हमने तो इतना स्ट्रगल कर लिया, और वाकई हम मौलाना साहब के बड़े मशकूर है कि उन्होंने जितना स्ट्रगल किया 56 आर्टिकल से लाते लाते 23 पे लेके आया। मौलाना साहब ने यह अर्ज किया कि आप जब बात करें तो आप ये जरूर कह दें कि हम तरीक़ेकार के साथ एग्री नहीं करते, लिहाजा हम वोट नहीं देते, अदरवाइज हमें कोई इतराज़ नहीं है। पर हमने मौलाना साहब को बड़ा क्लियर लिखा कि नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी है, हम एग्री नहीं करते, न सिर्फ ये कि तरीक़ेकार पे हम इसके साथ एग्री नहीं करते, ये एक इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक है, इसके साथ तो अदलिया हमेशा के लिए महकूम बन जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाने जा रहे, ये तो मलक कयूम कोर्ट बन जाएंगे। वी कैन नॉट वोट एंड वी विल अपोज इट। और मैंने यही बातें असम्बली के फ्लोर पर भी किया। सेकंड, जो कामरान साहब ने कहा कि वो मेरे पास आए थे, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस वक्त वो मेरे पास आए उसकी एक रीजन है, और रीजन ये है कि जिस वक्त बिल प्रेजेंट हुआ सेनेट में पहली मरतबा 20 तारीख को सेनेट में हुआ, 21 तारीख के मॉर्निंग को ये हुआ नेशनल असम्बली में। जब ये सेनेट में वहां बिल पेश हुआ तो मेरे पास उसकी कापी आई। मैंने उसका व्हाट्सएप करके स्क्रीनशॉट लेकर के मौलाना साहब को फौरन मैंने उसके व्हाट्सएप भेजा, और मैंने कहा मौलाना साहब, आपने जो हमें ड्राफ्ट बताया है, इस ड्राफ्ट में बड़ी सीरियस कंट्राडिक्शंस है, डिस्क्रिपेंसी है। वो फाइनल ड्राफ्ट जो हमने वहां डिस्कस किया था उसमें और इसमें फर्क है, और उसमें क्या फर्क थे मैं आपको बताऊं। इनका हर वर्जन दूसरे से मुख्तलिफ होता था। जो असम्बली में प्रेजेंट हुआ सेनेट में फर्स्ट टाइम, और जो उससे पहले था जो कमेटी ने अप्रूव किया था, उसमें दो चीजों का सीरियस फर्क था। नंबर 1, आर्टिकल 202A का फर्क था। जो ड्राफ्ट हमें दिखाया गया था, मौलाना साहब के पास था असम्बली में जाने से पहले, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हाई कोर्ट में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था, आर्टिकल 202A नहीं था। सेकंड, आर्टिकल 175A में असम्बली में प्रेजेंट होने वाला और उससे पहले वाले ड्राफ्ट में फर्क था, और उसमें यह फर्क था कि पहले वाले ड्राफ्ट में यह लिखा था कि कमीशन में जो लोग मौजूद होंगे वो चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे, लेकिन असम्बली में जो ड्राफ्ट आया उसमें यह लिखा था कि चीफ जस्टिस होंगे, 3 सीनियर जजेस होंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह होगा। तो इसलिए ये चेंजेस थी, मैंने इसलिए उनके नोटिस में गुजार करवाया था। उन्होंने मुझे कहा था कि हाँ, ये हमने पहले बिलावल साहब के साथ एग्री कर लिया था, तो चलो ये वही ड्राफ्ट है, एंड इट वाज देन टू लेट टू सी इट। अब करना ये है, मैं महमूद खान चकज़ई साहब से बसद एहतराम मोतरज़ हूँगा। मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि आपने अच्छी तरह से देखा होगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासी जदोजहद बड़ी की और लोग याद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन द 70s में आप देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में खुद सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनना पड़ा। वो कोई जनरल नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे इख्तियार लेने के लिए मैं सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनता हूं, लेकिन वी वांट टू टेक इट टू द सिविलियन साइड। चकज़ई साहब, जिनके हाथ में उस्तरा है, कुछ करना होगा, उन लोगों के हाथों से उस्तरा लेना होगा। आप जो भी नाम उनको दे दे, मैं बाज़ अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता। जिनके हाथ में उस्तरा है, उस्तरे लेने कोई तरीक़ाकार निकालना होगा। अब वक्त है, हम एक दूसरे को ज़ेर करेंगे तो सिस्टम नहीं चल पाएगा। अमेरिकन कहते हैं चेंजिंग द सिस्टम एंड वर्किंग द सिस्टम, इट इज टाइम नाउ। पॉलिटिकल पार्टी रियलाइज करे कैसे गए। मैंने तो आपको अर्ज किया, हमने तो मुज़ाकिरात का मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की। सबसे पहले बाहर मैंने ऐलान किया था कि खान साहब कहते हैं कि मैंने कमेटी बनाई है, शिबली साहब होंगे, उमर अयूब साहब होंगे, अली अमीन साहब होंगे, बातचीत होनी चाहिए। बावजूद इसके कि हमारा मैंडेट हमसे चुना गया था, लेकिन हमने कहा वो बात होनी चाहिए। फिर सेकंड वो मैं ही था, मैंने अनाउंस किया था बाहर आके खान साहब के मशवरे के साथ कि महमूद खान चकज़ई साहब पार्टियों के साथ भी बात करें तो अपने प्लेटफॉर्म पे बात करें, हमें कोई इतराज़ नहीं। आपके साथ मैंने कई मरतबा ये डिस्कस किया, लेकिन पॉलिटिकल स्पेस न होने की वजह से ऐसे हालात थे
کہ ساری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے بھی ہم کبھی ایک NOC حاصل نہیں کر چکے تھے. کیا ایک پارٹی کو جلسہ کرنے کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے؟ آپ کو امریکن ویزا آسانی سے ملتا ہے اور آپ کو NOC نہیں ملتا. مارچ میں جو جلسہ ہم نے کرنا تھا اسلام آباد میں وہ ہم نے سپٹمبر میں کیا تھا, اور پھر بھی سپٹمبر میں جلسہ کر کے بھی لوگوں کو پارلیمان سے اٹھایا گیا. اتنی شدت کے ساتھ اپنے عوام پہ آنا, خدا سے ڈرو, وقت خود بھی حساب کر دیتا ہے. یہ وقت تو گزر جائے گا, لیکن جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ بھی یاد رکھے جائیں گے, اور جو لوگ مظلوم بن کر کے لیگیسی چھوڑ رہے ہیں ان کو بھی عوام یاد رکھے گی. انشاءاللہ تاریخ لکھی جائے گی. یہ یاد رکھو, جب تاریخ لکھی جائے گی تو میں مانتا ہوں شہباز شریف کا نام بھی ہوگا اس تاریخ میں, لیکن آپ لوگوں کا نام تاریخ کے فٹ نوٹ میں لکھا جائے گا, اور عمران خان کا تاریخ کی سرخیوں میں انشاءاللہ نام ہوگا. تاریخ بدل رہا ہے وہ انسان, کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, وہ اس سسٹم کے لیے بیٹھا ہوا ہے, میرے اور آپ لوگوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ہم پروفیشنل لوگ ہیں, ہم ٹپیکل سیاستدان نہیں ہیں, لیکن ہم چاہ رہے ہیں, جس طرح سلمان صاحب نے بھی آپ سے عرض کیا, ہم آپ لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. میں نے کہا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, میں نے ابھی حسین کو کہا کہ مجھے آخر میں کیوں بلایا, پہلے اچکزئی صاحب پہلے ہوں گے, میں ہمیشہ آپ کے پیچھے جاتا ہوں, ہم اچھے لگتے ہیں آپ کے پیچھے جانے کو, یہ ہماری روایات ہے, اور یہی خان صاحب کہتے ہیں, اور یہی ہماری ڈیموکریسی ہے. ہم نے کرنا کیا ہے, اب وقت ہے, ایک دوسرے کو ریکگنائز کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا, ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. اور وہ سب سے پہلی یہ, ہم نے بات کی کہ مذاکرات ہو, کچھ نہیں ہوا. ہم نے چیف جسٹس سے بھی ملاقات کی, ساری نوٹسیں لے کے آئے, اس کے نوٹس میں بھی لے کے آئے. خان صاحب نے لیٹر بھی لکھے, جس کو بھی لیٹر لکھے, جس انداز میں بھی لکھے, وہ اوپن لیٹر لکھے. وہ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے, ملک کے سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے, کچھ اپنے لیے مانگے بغیر عوام کی یہ ایک تاثر عوام کے سامنے وہ لے کے آنا چاہ رہے کہ ہم فوج کی قربانیوں کے معترف ہیں, فوج قربانیاں دے رہی ہے, لیکن فوج اور عوام میں خلیج نہیں ہونا چاہیے. کیا کوئی بندہ اس سے اختلاف کرے گا؟ ہم یہ چاہتے ہیں خلیج نہ ہو, پالیسیاں بدلنی ہوگی. ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں, 70% عوام کو اگر آپ اپنے سے آئسولیٹ کریں گے, کبھی حسینہ واجد بھی جو طلباء کو مخاطب کرتی تھی تو وہ طلباء کو کہتی تھی یہ دہشت گرد ہے, یہ سسٹم کو بگاڑنا چاہ رہے تھے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک ختم اور دوسرے جس طرح بنگلہ دیش میں ہوتا ہے, ہم چاہتے ہیں نہیں, پولیٹیکل چینج کی وجہ سے وہ سسٹم بدلے. اور ہم آپ سب لوگوں کے ساتھ اتفاق کر کے یہ جاننا چاہتے ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب, ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم یہی چاہتے ہیں, سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. الیکشن کمیشن کے چیئرمین کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے, چیف الیکشن کمشنر, 2 ممبران کی ہوئی ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کس عدالت میں جائے, کہاں سے ریلیف مانگے؟ ہم نے اسپیکر کو لیٹر لکھا, عمر ایوب صاحب نے لیٹر لکھا, شبلی فراز صاحب نے لیٹر لکھا. ہم کوئی اپنے لیے توڑے مانگ رہے, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ نے بیٹھنا ہے, یہ آئینی ذمہ داری ہے, اس کو احسن طریقے سے نبھاؤ. ہمارے ریزرو سیٹیں آئیں, سپریم کورٹ کے 13 ممبر بینچ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا, بٹ آج تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا, آج بھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہے. ہمارے 80 MNA کی نوٹیفیکیشن ہونے تھے, آج بھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہے. اگر ایسے ملک میں قانون ہوگا تو لاقانونیت ہوگی. اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ملک آگے چل سکتا ہے؟ میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اٹ از ٹائم کہ ہم اکٹھے ہوں, ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ ہو. اور خان صاحب کی طرف یہی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو, آئین کی سپریمیسی ہو, ایوان کی بالادستی ہو, اور عدلیہ آزاد ہو. اس میں کسی کو اٹھایا نہ جائے. ہم نے کیا کہا تھا, ایک پٹیشن فائل ہوئی سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ نے آرڈر کیا 4 جنوری 2024 کو کہ وزیر اعظم انڈرٹیکنگ دے کہ آئندہ کسی کو اپنے گھر سے نہیں اٹھایا جائے گا. اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اسمبلی میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ وزیر اعظم بیٹھا تھا, تو جب وزیر اعظم نے اسپیچ کری, اسماعیل ہانیہ کے پوزیشن پہ جب ہم دونوں اکٹھے تھے, تو میں نے ان کو کہا, میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, باقی لوگوں کو تو کیا, پارلیمنٹیرین کو اٹھایا جاتا ہے. اور میں نے نام وہاں سب کو بتایا کہ یہ لوگ سارے اٹھائے گئے ہیں. اس ان دنوں میں
हाजी इम्तियाज साहब को भी उठाया हुआ था। हमने उनको कहा, वजीर आज़म ने कहा स्पीकर को कि मैं फतह करता हूं, वो अंडरटेकिंग मैं आपको भेज दूंगा। उसके भी अभी 8 महीने हो गए, 9 महीने, आज तक वो अंडरटेकिंग नहीं आई। हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, खान अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, वो डील के पीछे नहीं पड़ा हुआ, वो आप लोगों के लिए है, आपकी आज़ादी के लिए, इस जमहूरियत के लिए। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, ये स्लेब अभी आपके कंधों पर है, किस तरह इसको लेके जाना चाहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा आवाज़ लगाती रहेगी, दस्तक देते रहेगी, दरवाज़ा खुले न खुले खान साहब ये दस्तक देते रहेंगे। हम चाहते हैं कि सिस्टम बेहतर हो और अवाम और जमहूरियत के लिए बेहतर हो। इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ जाएंगे, जो भी आपका होगा। थैंक यू।